नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी पेपर 2 के अंतर्गत जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ज्योग्राफी का टॉपिक, भूगोल का टॉपिक। टॉपिक नंबर 4 है, मतलब 3 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। एग्रीकल्चर सिलेबस में एग्रीकल्चर एक टॉपिक दिया गया है जहाँ से आपको संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है, कोई भी क्वेश्चंस मैंने नहीं छोड़ा है। आप इतने क्वेश्चंस को 80 से 90 क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करके आप पूरा का पूरा जो है टॉपिक कवर कर पाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे एसएसटी के एग्जाम्स में। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना है, इसके नोट्स बनाना है और डेली इसका रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़िए, भले ही नया टॉपिक डेली मत पढ़िए, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है वो उसका रिवीजन करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टारगेट है वह है 30 लाइक्स का। लाइक जो है मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है डैश डैश जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो डैश डैश कौन सा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक सेक्टर, एक द्वितीयक सेक्टर और एक तीसरा सेक्टर, तृतीय सेक्टर। इन तीनों सेक्टर के नाम आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए कि प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है। तो प्राथमिक सेक्टर में कृषि आता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ था, जैसे कृषि, वानिकीय। ठीक है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो वानिकी, खनन और कृषि ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीयक सेक्टर में क्या आएगा, तो द्वितीयक सेक्टर में विनिर्माण, ऊर्जा, उत्पादन, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद तीसरा सेक्टर क्या होता है, ये तीसरा सेक्टर जो होता है वो संचार कह रहे हैं, संचार सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, शिक्षा का सेक्टर हो सकता है, आईटी सेक्टर जो आज के समय में आईटी कंपनी काम करते हैं, ये सब तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों को जो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने किसे जो है आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय परियोजनाओं को, जो परियोजनाएं थी नदी घाटी परियोजनाओं को, इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी। आंसर हो गया बी। आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा क्यों दी थी, तो इसका मूल कारण था कि ये मंदिर ऐसी मंदिर थे जो मतलब खेती के लिए ज़रूरी थी, पानी पहुंचाता था, बांध को कंट्रोल करता था, पानी को कंट्रोल करता था। जहाँ जहाँ पानी पहुंचाया जा सकता है, इन्हीं घाटियों, नदी घाटियों के द्वारा पानी को रोकना, फिर पहुंचाना, ये सारी चीज़ें होती थी, तो इसलिए इसको मंदिर कहा था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली जो है नदी परियोजना कौन सी थी। तो पहली जो नदी परियोजना थी वो है दामोदर घाटी परियोजना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1948 में बनाई गई पहली परियोजना थी। नोट कर लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना। ये परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना का जो है रेप्लिका थी, मतलब उससे प्रेरित थी। तो यहाँ पर इतनी बातों को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। तो अगर हम प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो भारत में जो है प्राकृतिक रबड़ जो सबसे अधिक उत्पादित होता है वो है केरल। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब टोटल जीडीपी में, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में कृषि का जो है योगदान क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, आज के समय में कृषि का योगदान जो है घट रहा है। आज अगर हम 2025 की हम बात करें तो अगर हम आज से मान के चलें कि 2000 का डेटा ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, 100 आदमी में 2000 के समय 100 आदमी में तकरीबन तकरीबन 60 से 70 लोग जो है कृषि कार्यों में लगे हुए थे। आज 2025 में डेटा ये बताता है कि आज के समय में इससे आधा का जो है लोग हो गए। मतलब आज के समय में खेती किसानी में कोई भी कार्य नहीं लगना चाहता है आदमी। किसान क्या, आज का किसान भी क्या कर रहा है कि खेत को अपने बलकट में उठा देता है। बलकट मीन्स
एक साल के लिए वो खेती उठा देता है कि भैया एक साल के लिए 1 बीघा मेरा 5,000 और 6,000 7,000 रुपये का है, मेरे पास 2 बीघा खेती है तो मुझे 10,000 या 12,000 15,000 रुपये दे दीजिए और अपना साल भर इसमें खेती करिए। तो इसे कहते हैं बलकट विधि। तो बलकट ये खेती उठा देता है और उसके बाद अपना शहर आकर के वो कुछ भी धंधा पानी करता है, ई रिक्शा चलाता है। मेरे गाँव के ऐसे कई लोग हैं जो आज के जो है समय में ई रिक्शा या कुछ और अन्य कार्यों में लगे हुए हैं और खेत अपना उठा दिए। तो कृषि कार्य जो है योगदान जीडीपी के तौर पे अगर हम देखें तो यह घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ की गई थी 1998-1999 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर हो गया सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन की बात करें तो भारत में गेहूं उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है आज के समय 2025 में वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। गेहूं एक रबी की फसल है, ये भी याद रखिएगा। मैं हालांकि अभी आपको रबी और खरीफ और जायद फसलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूं कि गेहूं एक रबी की फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो अन्न भंडार की बात करें तो भारत में अन्न भंडार जो है पंजाब को कहा जाता है। ऐसा ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गेहूँ और गेहूँ का प्रोडक्शन एक टोटल जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो इनका उत्पादन ज़्यादा है, इसलिए इसे अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये चलाया गया था दूध उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से। और ये कब चलाया गया था? तो 1970 में इसको चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये किसे इसके जो है चलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान था वर्गीज कुरियन थे। इसका नाम था वर्गीज कुरियन। ठीक है, अच्छा, इसे ऑपरेशन फ्लड को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो श्वेत क्रांति इस क्रांति के रूप में ये शुरू हुआ कि भाई दूध का उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत जो है सबसे पहला काम किया गया है, गुजरात में एक अमूल जो है डेयरी समिति की स्थापना की गई। आज की जो अमूल कंपनी है उसी को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए अमूल जो है डेयरी की स्थापना की गई थी, पहली बात। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है केंद्र, ये कहां पर खोला गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में खोला गया था, ये भी याद रखिएगा। भारत में अगर दूध की बात करें तो भारत में दूध है, यूपी में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि गाय के दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, किस देश में होता है, तो गाय के दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यूएसए में, क्योंकि वो लोग रेड मीट खाते हैं, मतलब गाय का मांस खाते हैं, इसलिए वहाँ पे गाय का ज़्यादा है। और भारत में दूध के उत्पादन की बात करें तो भारत में बफेलो मिल्क ज़्यादा पाया जाता है, मतलब भैंस का दूध ज़्यादा पाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये चलाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको फिर से मैं कहूँगा, इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, हल्के में इन पॉइंट्स को मत लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी सरकारी एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीटेट के लिए ही केवल वैलिड क्वेश्चंस हैं। सीटेट के अलावा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 6, 7, 8 की किताबों में आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन किसी भी सरकारी एग्जाम में आप बैठते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछे जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जो पेट एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। ठीक है, मैं पेट्स के क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने लोग जो है पेट का एग्जाम दे रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, तो मैं आप लोगों के अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है स्वामीनाथन माने जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, मतलब 60 के दशक की शुरुआत है। इस क्रांति के तहत जो है देश में जो है कृषि जो है उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया था, खाद्य उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया था। सामान्यतः जो है इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन की बात कही गई थी, फिर बाद में जो है आगे जो है इसमें दलहन को भी जोड़ दिया गया था। ठीक है,
इसके तहत जो है पंजाब में ये मतलब इसकी क्रांति की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी और पंजाब में इतना भयंकर जो है मतलब गेहूं का उत्पादन हुआ था कि हम सरप्लस में चले गए थे, मतलब सरप्लस में हमें बेच भी दिया था। तो इस तरीके से ये जो है योगदान हुआ था। स्वामीनाथन इसका नाम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर आपको नहीं भूलना है क्योंकि ईयर्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम कौन सा है, मतलब दूध उत्पादन विकास कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है ऑपरेशन फ्लड, या फिर इसे श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में चलाया गया था और इसको चलाने वाले जो थे वो है वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में भी खोला गया था। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये इसका संबंध है कृषि उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो जूट उत्पादन में भारत का राज्य जो है प्रथम है वो है पश्चिम बंगाल। 14वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है सिंचाई में प्रयोग की जाने वाली जो पद्धति है वो है नहर सिंचाई। याद रखिएगा, नहर सिंचाई का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगा जो है रेशम, इसका नाम याद रखिएगा। मूंगा रेशम भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा से संबंधित है? तो देखिए, मूंगा रेशम भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो पूर्वी भाग में जो है इसको पाया जाता है, उत्तर पूर्वी भाग में, और इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादित राज्य है वो है असम। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा था? तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जब गवर्नमेंट बनी थी तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था कि इस सन तक जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज 2025 है, वो किसान के हालात वैसे के वैसे ही हैं, तो ये जो दुगनी आय का रखा गया था वो है 2022। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 18वें का आंसर है ऑप्शन सी, 2004 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन इसके जो है अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर कृषि का विभाजन किया जाता है? तो कृषि के विभाजन की बात करें तो अवधि के आधार पर, फसल की मात्रा के आधार पर और भौगोलिक विविधता के आधार पर कृषि का विभाजन किया जाता है भारत में। तो ऑप्शन यहां पे डी सभी सही जवाब होंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, विचार हमें करना है इस क्वेश्चन पर कि ये कृषि का बहुत ही पुराना स्वरूप है। सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वर्तमान समय में भारत तथा विश्व के कई भागों में जो है किया जाता है। दूसरे नए स्थान को साफ कर 1 या 2 वर्षों तक कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद पुराने पुनः नए स्थान की खोज की जाने लगती है। तो इस कृषि को किस तरीके का नाम दिया जाता है? तो देखिए, एक सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन है कि इसमें कहा जा रहा है कि पहले मतलब जो किसान होते थे वो क्या करते हैं कि एक जगह पे खेती करते थे, फिर उसके कुछ समय के बाद 1 साल या 2 साल वहाँ पे खेती करते थे, फिर उस जगह को छोड़ करके वो दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहाँ पे 1 साल 2 साल के लिए खेती करते थे, फिर उस स्थान को छोड़कर पुनः वो अपने स्थान पे आ जाते थे। इससे क्या होता था कि इससे मिट्टी की जो है उर्वरक शक्ति बढ़ती रहती है, बनी रहती है, कमज़ोर नहीं होता मिट्टी का, और उत्पादन क्षमता बनाया रहता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता रहता है। तो इसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है झूम कृषि। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम झूम कृषि है, और ये सामान्यतः जो है भारत में उत्तर पूर्वी भागों में की जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भागों में की जाती है। नागालैंड, असम, मेघालय, यहाँ पे जो है ये खेती होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है। तो देखिए, ऑलिव कल्चर जो है जैतून उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल। ऑलिव ऑयल जो है जैतून से संबंधित है। एपीकल्चर जिसे हम शहद उत्पादन कहते हैं, हॉर्टिकल्चर का फल उत्पादन से है, और पिसीकल्चर समुद्री केकड़ा उत्पादन से है। तो यहाँ पे आंसर जो 21वें का है यहाँ पे जो है गलत है, 21वें का डी। पिसीकल्चर का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे?
मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन जो है मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एमएसपी। अक्सर आपने नाम देख सुना होगा। एमएसपी मतलब कोई भी सरकारी जो है, जैसे गेहूं का एमएसपी अगर 2500 रुपये है तो इससे नीचे जो है किसान अपना गेहूं नहीं बेच सकता। मतलब बेच सकता क्या, इससे नीचे आपका गेहूं कोई नहीं खरीद सकता। प्राइवेट वाले लोग तो 2400 में खरीद लेंगे, लेकिन सरकारी जो है खरीद 2500 से नीचे नहीं हो सकती, चाहे कैसा भी गेहूं। ठीक है, तो ये निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए याद रखिएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है जो एमएसपी निर्धारित करता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट नार्प जो है कब शुरू किया गया था? तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1979 में। नेक्स्ट, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? तो देखिए ब्लू बॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो खैर कृषि के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको आंसर पहचानने में आसानी होगी, लेकिन बाद में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं। ब्लू बॉक्स का संबंध कृषि सब्सिडी से है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा जो कहा जाता है वो है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, PMFBY का पूर्ण जो है रूप क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका पूर्ण रूप, तो इसको कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये शोध संस्थान भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ICAR का मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर का संबंध है फसल उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर का संबंध है फसल उत्पादन से, फल के उत्पादनों से है, फूल के उत्पादन से है। तो इसकी शुरुआत जो है ये की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली रबी की फसल कौन सी है? अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को बारे में जानेंगे, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो देखिए सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो है रबी की फसल है वो है गेहूं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं रबी की फसल पे सीधा। तो रबी की फसल बोई कब जाती है? इसको याद रखना, ये फसल जो है सर्दियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है? सर्दियों में। महीने की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में इसकी जो है बुआई शुरू हो जाती है। इसकी हम कटाई की बात करें तो ये बसंत ऋतु में इसकी कटाई हो जाती है। बसंत ऋतु मतलब बारिश के समय। तो ये अप्रैल मई और जून का महीना आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, तभी इसकी कटाई हो जाती है। यहां तक आप याद रखिएगा। तो रबी की फसल जो है शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर से, सर्दियों में बोई जाती है। इतना भी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, इन फसलों को सबसे कम पानी की जरूरत होती है, दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा। अब कौन कौन सी फसल हो सकती है? तो देखिए गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सरसों। इतना जो है आपको याद रखना है। तो रबी की फसल के संबंध में आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती से भी छोड़ने का प्रयास मत करिएगा। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जो है यहां पे आंसर बात करें, सबसे बड़ी खरीफ की फसल कौन है? वो है धान। ऑप्शन यहां पे ए है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए ये फसलें जो होती है ये मानसून में बोई जाती है। कब होती है? ये मानसून में बोई जाने वाली फसल है। और ये जो काटी जाती है ये है शरद ऋतु में काटी जाती है। शरद ऋतु में ये फसल जो है काटी जाती है। तो मानसून में बोई जाती है, शरद ऋतु में इसकी कटाई होती है। और सभी फसलों के नाम याद रखना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी जो है
अच्छा, रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में एक और फसल है जिसे कहते हैं हम जायद फसलें। जायद फसलें इन दोनों के बीच में बोई जाती हैं। अब ये कौन सी है, तो जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी जो है जायद फसलों में आती। दालों को भी जायद फसलों में गिना जाता है, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब जो है जायद फसल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा फल के उत्पादन में योगदान है, तो ये जो क्षेत्र है 32वें का, यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को जो है भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है ये फलों के उत्पादन का लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, स्थानांतरी, भारत में इस कृषि को हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। एक बात, भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं, मतलब पहले वर्ष खेती की, 2 साल उस खेती मतलब 2 साल उस जमीन में खेती किया, फिर उस खेत को छोड़ करके दूसरे खेत पे चले गए और फिर 2 साल वहां पे खेती की, फिर उसके बाद वापस लौट आए। तो इस तरीके से जो है होता है, तो झूम कृषि इसे कहते हैं, स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। इतना तो आपको याद रखेगा। अब याद रखिएगा कि ये मिल्पा जो है ये किस नाम से जाना है, तो ये मैक्सिको आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। अब ध्यान रखिएगा, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं, इसी कृषि को ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं, और मलेशिया में इसको हम लदांग के नाम से जानते हैं, लदांग। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब इतने सालों में तो इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ देखा नहीं, मैंने बल्कि आपको मलेशिया और ब्राजील ज्यादा बता दिया। मैक्सिको मैंने 2 बार, कई बार जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें से मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2 बार इसका आंसर दिया है, 2 बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आई गेस मुझे लगता है युवा कल्याण अधिकारी का एग्जाम, एक बार एग्जाम था, या फिर आरओ के एग्जाम में कहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि की प्रथा जो है डैश डैश कहाँ पर प्रचलित है, तो देखिए भारत के उत्तर पूर्वी भागों में ये कृषि प्रचलित है। सामान्यतः जो है असम, मेघालय, मणिपुर में जो है ये खेती आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 35वां नंबर, भारत में खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारत में जो है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल नाम है, इसे खाद्य निगम भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चंस लाता हूं, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, मैं गारंटी कह सकता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है इसमें से 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको दूसरी सेम तरीके की बुक में, दूसरी किताबों में देखना। तो आपको इतने 80-90 क्वेश्चंस तैयार करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो तैयार करने के लिए, ऐसे तो मैं चाहूँ तो मैं 100, 200, 300, 500 क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको एक कंबाइंड होकर के मैं एक जगह पे आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरे अपने पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ, सरकारी किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, ये बहुत ही खास क्वेश्चंस है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है? तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नाम देखने को मिलता है। और अगर यूपी में सबसे ज्यादा दूध की बात करें, तो भारत में दूध की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है बफेलो मिल्क। और अगर किसी अन्य देश की बात करें, दूध उत्पादन की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है काउ मिल्क उत्पादित होता है यूएसए में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। चलिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो देखिए मछली का उत्पादन से संबंधित है, कैसे कहते हैं? ये है पिसीकल्चर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत में कौन से भेड़ से पश्मीना ऊन निकलती है? तो देखिए पश्मीना ऊन जो है, जो कि सबसे सॉफ्ट ऊन होती है, और ये एक तो ये बकरी होती है, बकरी कह लीजिए, भेड़ कह लीजिए, ये ऊन निकलती है भेड़ से, पश्मीना ऊन। और इसे कहती, ये सामान्यतः जो है श्रीनगर के जो है लद्दाख क्षेत्र से निकलती है, ऑप्शन यहाँ पे बी है। ये जो भेड़ होती है ये जमीन से, ये पहाड़ों के 5000 मीटर पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पश्मीना ऊन जो है खास तौर से जो है चांगपा जनजाति के लोग जो है पालते हैं। ठीक है,
तो देखिए इसके संबंध में मैंने आपको जानवर से संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य पालन से है, इसे हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। तो आइए कुछ और क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं। भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से, धूसर क्रांति जिसे हम ग्रे क्रांति भी कहते हैं, इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी और शहद उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से, सामान्यतः इसका क्वेश्चन है मांस उत्पादन होता है, टमाटर उत्पादन से भी इससे संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध है अंडा और कुक्कुट उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तेल बीज उत्पादन से या फिर हम तिलहन से कह सकते हैं उत्पादन से, काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से, और रजत फाइबर क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। ये सभी क्रांतियों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है। अब आ जाता है अगले क्वेश्चन। आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो देखिए भारत को जो है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसको किसने बांटा है? तो योजना आयोग ने बांटा है। अब ये जो है नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल बुआई किस मौसम में होती है? जैसा कि मैंने बताया था कि रबी की फसल की जो बुआई होती है और कटाई, दोनों चीजों के बारे में याद रखिएगा। ये जो इसकी बुआई शुरू हो जाती है ठंड के महीने में, तो ये शीत ऋतु के महीने में शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। कटाई जो होती है ये वसंत ऋतु में होती है, ये भी याद रखिएगा। और खरीफ की फसल की बात करें तो ये मानसून के महीने में इसकी बुआई होती है, मतलब जून और जुलाई के महीने में इसकी बुआई शुरू हो जाती है, खरीफ की फसल की बात कर रहा हूं। और शरद ऋतु में, मतलब शीत ऋतु में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है। भारत में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारत में गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। 42 का आंसर है बी। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो उर्वरक का संबंध है घूसर से। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। इसे हम ग्रे भी कहते हैं, ग्रे क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है। ज्वार जो है किस प्रकार की फसल है? तो देखिए ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, धान, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 2007 में। 46 का बी आंसर सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इक्रीसैट जो है का मुख्यालय कहाँ है? इक्रीसैट का मुख्यालय जो है ये, इसका मुख्यालय, एक सेकेंड, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। इसे हम कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसे, अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान केंद्र। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जी के लिए शोध संस्थान बनाया गया है वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो गया, मतलब ये उत्तर प्रदेश में शोध संस्थान है। ये राज्यों के नाम भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वाराणसी याद रखो, बाद में क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ पे है और वाराणसी दिमाग में ना बैठे तो पता चला कुछ और लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन 2025 में ये गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा जो है वो है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए भी सही है। वैसे तो अभी धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहते हैं। आंसर हो गया
वैसे इसका अगर आपको किसी को भी इसमें कन्फ्यूज़न लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी को क्लियर लगे तो आप बताइएगा जो है ये सही जवाब है कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत पुरानी प्रथा है? तो किस राज्य में ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मेघालय में यूज होता है। आंसर है ऑप्शन बी, और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल सीड जो है कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? मतलब पानी सबसे ज्यादा जरूरत है, कम से कम 150 सेंटीमीटर का वर्षा जरूरत है पानी की, और रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है चाय। चाय के उत्पादन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसका जमाव होना नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि अगर जमेगा तो पानी की जो है चाय की जो जड़ें होती हैं वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, भारत में पहली कृषि गणना कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बार जो कृषि गणना की गई थी वो की गई थी 1970 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी, की सिफारिश की थी? देखिए, ये एक ऐसी समिति थी जिसने पहली बार ये कहा था कि किसानों पर भी जो है टैक्स लगाया जाए। तो ये टैक्स लगाने की संस्तुति की गई थी, ये थी राज समिति। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। भारत में सबसे बड़ी दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य है, ऑप्शन यहाँ पे 56 का है। अपडेट होता रहता है हर साल, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन में डी है। 2025 की बात करें तो 2025 में राजस्थान सबसे ज्यादा कुल दालों के उत्पादन में जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें अरहर की दाल में तो आई गेस मध्य प्रदेश का नाम होगा। इसका को किसी को आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कटक उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे ए, याद कर लीजिएगा, रटा होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 60वें का आंसर है, ये है 1999 में शुरू की गई थी। इसको भी याद कर लीजिएगा। ई नाम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ई नाम पोर्टल जो बनाया गया था, ये बनाया गया था कृषि विपणन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है? तो सिंचित क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पे 64 का है, तेल बीज उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है, ये है आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र, जिसे हम नबार्ड के नाम से जानते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबार्ड की स्थापना की गई थी 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 1966 नबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, भारत का प्रमुख जो है मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख मसाला उत्पादन राज्य है केरल। केरल जो है, केरल के बाद आंध्र प्रदेश है, गुजरात भी मसाला उत्पादक राज्य हैं। केरल सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा उत्पादन करता है। काली मिर्च, इलायची, जीरा, हल्दी, इन सब का उत्पादन होता है। ठीक है,
गोल्डन राइस जो है किस पोषण तत्व से संबंधित है? तो गोल्डन राइस जो होता है ये एक संकरी जो है चावल है, मतलब संशोधित चावल है, लैब में तैयार किया गया चावल है, एक वैरायटी है। इस चावल में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस चावल में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों रूपों में पूछा जाता है। कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन बीटा कैरोटीन। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक संशोधित चावल की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। सामान्य तौर पे चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, इस जो है गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन राइस नाम दिया गया है। ठीक है, गोल्डन राइस विटामिन ए जो कि हमारे आंखों के लिए ज़रूरी है, रतौंधी नहीं होती है, अगर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत में सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन जो है राज्य कौन सा है? तो देखिए, तिलहन उत्पादन राज्यों में सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ पे, वो है राजस्थान का। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, तो ये योजना शुरू की गई थी 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होता है बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ये है 2025 का डेटा। भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए है। राष्ट्रीय बीज निगम का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बीज निगम का गठन 1963 में हुआ था। ऑप्शन ए। सुपर बासमती किस फसल की किस्म है? तो सुपर बासमती जो है ये धान की फसल है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। सुपर बासमती जिसे हम गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, धान की एक फसल है। इसके कई नाम दिए गए सुपर बासमती, अब कंपनी अपने अपने नाम से बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में मछली विकास बोर्ड या मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। कृषि सूचकांक एग्रीकल्चर इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडेक्स जो है ये नबार्ड के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, भारत में ग्रीन हाउस तकनीक का विकास किस फसल के लिए अधिक हुआ है? तो भारत में ग्रीन हाउस तकनीक का विकास सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। भारत में सबसे बड़ा अनाज मंडी कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है वो पंजाब में है, खन्ना जगह है, वहां पे है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये गोकुल मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा आपको अच्छे तरीके से। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। ICAR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ICAR की स्थापना ये की गई थी, ऑप्शन यहाँ पे 1929 में। ठीक है, बहुत पुरानी संस्था है। भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर फलों में हम बात करें, कुल फलों की बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा फल की है वो है आम। ठीक है, लीची का बात करें तो वो है बिहार में। ठीक है, गन्ना तो फल में ही आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो ये जो है ई नाम जो है कृषि विपणन से संबंधित है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कृषि बाजार। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मंत्रालय है कृषि और किसान विकास कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पे बी है। भारत में कपास प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सन 2000 में। ठीक है,
हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कृषि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो हर 5 साल में कृषि जनगणना की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। इस तरीके से हमारे सभी जो है कृषि से संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, कर लेंगे तो आपको जो है कहीं पे भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा ज़रूर। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए सच में ये पूरा वीडियो को कंप्लीट होने में, पूरा पीडीएफ बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, अपलोड करने में, एडिटिंग करने में 3 घंटे 4 घंटे मुझे लग जाते हैं टोटल। मैं 4 घंटे का आपको समय देता हूँ पूरा का, और मैं कई बार 2 से 3 वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो मेरा पूरा दिन का समय चला जाता है। इतनी मेहनत के बाद अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो फिर मैं कैसे जो है मेहनत करूँगा। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो बस ये वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। मेरा वादा है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।